Hello everyone, this is Govind sir. Welcome back to new chapter alternating current. Alternating current टॉपिक को हमने डायरेक्टली थोड़ा बहुत किया हुआ है। जब हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन चैप्टर किया था उस टाइम हमने एक टॉपिक किया था एसी जनरेटर। एसी जनरेटर में हमने ऑल्टरनेटिंग करंट का इंट्रोडक्शन पार्ट कर लिया है। तो जहां पे हमने देखा था कि जो ईएमएफ का फॉर्मूला होता है, ईएमएफ का फॉर्मूला, तो आपको क्या पता होगा, तो हमने ईएमएफ का फॉर्मूला डिराइव किया था। अभी वहां पे हमने एब्सोल्यूट फॉर्म में लिया था, बट यहां मैं कैपिटल ई के फॉर्म में लिख रहा हूं। तो दिस इज ईएमएफ। हमको क्या मिला था, ई नॉट साइन ओमेगा टी मिला था, करेक्ट। और फिर उसके बाद हमें करंट का फॉर्मूला मिला था आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी, ठीक है। जहां पे हमने डिस्कस किया था कि जो ये ई नॉट होता है, ये होता है आपका पीक वैल्यू होता है, इसको आप एम्पलीट्यूड वैल्यू भी बोल सकते हैं, ठीक है। और ये एक्चुअल में मैक्सिमम वैल्यू भी होता है, ठीक है। ये पीक वैल्यू हो गया, ये एम्पलीट्यूड हो गया, इज दैट क्लियर। और सिमिलरली आपको करंट के लिए मिलता है जो ईएमएफ को ऑल्टरनेटिंग यहां पे बना रहा है वो है साइन ओमेगा टी, ठीक है। साइन ओमेगा टी की वजह से ये जो है ऑल्टरनेटिंग वैल्यू में कन्वर्ट हो जाता है। सो ऑल्टरनेटिंग का मतलब क्या होता है, वो चीजों को समझना हमारे लिए जरूरी है। सो हम अब तक क्या ऑल्टरनेटिंग की बात कर रहे थे या हम कोई और कंडीशन ले रहे थे? तो जब ये करंट के ऊपर है तो हम करंट के टर्म में डिस्कस करेंगे। तो अगर ये ऑल्टरनेटिंग करंट है तो अब तक हम कौन से करंट की बात कर रहे थे, वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो जो अब तक हम जिस करंट की बात कर रहे थे वो था डायरेक्ट करंट, और अब हम जो डिस्कस करेंगे होगा ऑल्टरनेटिंग करंट। फिर हमको थोड़ी बहुत चीजें ये भी समझते हैं कि डायरेक्ट करंट और ऑल्टरनेटिंग करंट में क्या रिलेशन है, मतलब कि रिलेशन इन द सेंस हाउ आर दे डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, वो पॉइंट भी समझना हमारे लिए बहुत जरूरी है। सो देखते हैं कि डायरेक्ट करंट और ऑल्टरनेटिंग करंट में जो बेसिक डिफरेंस है वो क्या होता है। तो पहले हमने यहां ले लिया डायरेक्ट करंट। आप ना उसको ईएमएफ के टर्म में भी आप देख सकते हो, बट हम करंट के टर्म में लेते हो तो बेटर रहेगा, डायरेक्ट एंड ऑल्टरनेटिंग। तो डायरेक्ट करंट और ऑल्टरनेटिंग करंट में जो बेसिक डिफरेंस है, ठीक है, मैं करंट के टर्म में ले रहा हूं डायरेक्ट करंट। अच्छा, डायरेक्ट करंट को हम डीसी बोलते हैं, जो ऑल्टरनेटिंग करंट है उसको हम एसी बोलेंगे, ठीक है। ये ऑल्टरनेटिंग करंट, ठीक है, तो ये हो गया आपका एसी। अब जो डायरेक्ट करंट होता है ना, डायरेक्ट करंट क्या होता है, ये यूनिडायरेक्शनल होता है। डायरेक्ट करंट इज अ यूनिडायरेक्शनल, यूनिडायरेक्शनल एंड स्टेडी। ये यूनिडायरेक्शनल होता है एंड ऑलमोस्ट कांस्टेंट होता है। अच्छा, ऑलमोस्ट कांस्टेंट क्यों मैं यूज कर रहा हूं वो आपको थोड़ी देर में मैं समझा दूंगा, ठीक है। जनरली हम इसको कांस्टेंट टर्म में ही लेते हैं। डायरेक्ट करंट इज अ यूनिडायरेक्शनल कांस्टेंट करंट। बेसिकली जब आप कभी डिफाइन करते हो तो यू मेंशन डायरेक्ट करंट इज अ यूनिडायरेक्शनल एंड कांस्टेंट करंट, बट कहीं कहीं पे ना आपको थोड़ा वेरिएशन दिखता है, बट वो वेरिएशन किस फॉर्म में होता है, मैग्नीट्यूड में छोटा सा आपको चेंजेस दिखेगा। क्या चेंजेस होगा उस पॉइंट पे आप फोकस करेंगे। जो ऑल्टरनेटिंग करंट होता है, ये जो होता है, इसमें क्या होता है, इसका जो मैग्नीट्यूड होता है ना, इसका मैग्नीट्यूड चेंज होता है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। सो मैग्नीट्यूड चेंजेस विद टाइम, मैग्नीट्यूड चेंजेस विद टाइम। और जो दूसरा पॉइंट है वो क्या है, एंड पोलैरिटी रिवर्सेस पीरियोडिकली, एंड पोलैरिटी रिवर्सेस पीरियोडिकली, मतलब एक पर्टिकुलर पीरियड के बाद, टाइम इंटरवल के बाद क्या होगा, वो रिवर्स हो जाएगा। पोलैरिटी रिवर्सेस पीरियोडिकली। अब इन दोनों पॉइंट पे थोड़ा सा हम एम्फसाइज कर लेते हैं कि यूनिडायरेक्शनल स्टडी का मतलब क्या होता है, मैग्नीट्यूड चेंजेस विद टाइम एंड पोलैरिटी रिवर्सेस पीरियोडिकली का मतलब क्या होता है। तो अब इन्होंने क्या कंसीडर किया कि चलो ठीक है, आप ना यहाँ पे करंट को डिस्कस कर रहे हो विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो चलो ठीक है, हमने यहाँ पे ले लिया है करंट, और ये हो गया आपका टाइम हो गया। ये कौन सा करंट हो गया, डीसी करंट हो गया। तो डीसी करंट के लिए ना आपने एक ऐसे लाइन ड्रॉ कर दिया है, तो ये डीसी करंट का ग्राफ हो गया। तो एज यू कैन सी ये क्या यूनिडायरेक्शनल इन द सेंस ना, देखो पॉजिटिव नेगेटिव आप देखो जरा यहाँ पे, ये है ना, आप एक्सिस अगर आपने ले लिया है तो ये आपका एक्स एक्सिस के अबव है, ये पॉजिटिव एक्सिस में, मतलब इट्स यूनिडायरेक्शनल। अगर ये नेगेटिव एक्स एक्सिस को भी यूज करता तो मतलब उसका पोलैरिटी चेंज हो जाता, हम ऐसा इमेजिन करते हैं। तो ये यूनिडायरेक्शनल होगा, इट इज गोइंग ऑन वन साइड, ऑन अ पॉजिटिव एक्सिस का ही पार्ट वो यूज कर रहा है। इज दैट क्लियर? सारा डेटा पॉजिटिव एक्सिस में मिल जाएगा। तो जैसे अगर इन्होंने बताया कि +2 एम्पियर अगर ये करंट होता, फॉर एग्जाम्पल 2 एम्पियर, या मान लो कि आपने ये वैल्यू को 1 एम्पियर लिया होगा, तो ये वैल्यू ना पूरा का पूरा 1 एम्पियर ही होता, उसमें कोई भी वेरिएशन नहीं होता। विद रिस्पेक्ट टू टाइम यू कैन से इट इज सेम। तो ये स्टेडी भी हो गया। अब मैंने बताया ना कहीं कहीं पे थोड़े बहुत वेरिएशंस होते हैं ना, वो पर्टिकुलर पॉइंट पे थोड़ा सा एम्फसाइज करना जरूरी है। तो ये जो पॉइंट आप ये देख लो, तो क्या होता है कि अब वापस से मैं ना डीसी के बारे में बात कर रहा हूं, आई डीसी।
तो जैसे आपने ये पॉइंट ले लिया है 1 एम्पियर का ही ले लिया आपने, तो ये देखो ये आपको इस तरह से पॉजिटिव हाफ साइकिल ही मिल रहा है सिर्फ, है ना। ये पॉजिटिव हाफ साइकिल में, अब देखो ये पॉजिटिव हाफ साइकिल में मिल रहा है, यहाँ पे ना चेंजेस हो सकते हैं, देयर कैन बी चेंज, है ना, ये चेंज हो सकते हैं, बट ना दीज चेंजेस आर हैपनिंग सो फास्ट। एक्चुअल में क्या होता है, ये चेंजेस के जैसा कंसिडर भी नहीं कर सकते इसको हम, दीज चेंजेस कैन नॉट बी कंसिडर, जिसके वजह से ना यहाँ पे ये चेंजेस इतने मतलब फास्ट है कि इसका फ्रीक्वेंसी ऑलमोस्ट जीरो है, समझ में आ रहा है, या इसकी फ्रीक्वेंसी को हम जीरो ही लेते हैं। तो ये क्या होता है, इसका टेंजेंशियल वैल्यू ही हम कंसिडर करते हैं, वी टेक इट्स टेंजेंशियल वैल्यू ओनली, ठीक है। और या इसको डायरेक्ट करंट को आप इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हो, डायरेक्ट करंट को, ये क्या हो गया आपका, ये हो गया साइनसॉइडल वेवफॉर्म में, मतलब ये प्रॉपर नहीं है, मतलब हाफ साइकिल। सो ये यहाँ पे अगर मैं आईडीसी को रिप्रेजेंट करना होती है ट्रायंगुलर शेप में भी आप इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हो, ठीक है। अब ऐसा कंपल्सरी नहीं कि वेव ना सिर्फ पॉजिटिव साइकिल में ही आपको दिखाई दे, इट कैन बी द नेगेटिव ऑल्सो, ये डायरेक्ट करंट नेगेटिव फ्रेम में भी फ्लो हो सकता है, मतलब ये जो है ना पर्टिकुलर पार्ट, ये आप डाउन में भी प्लॉट कर सकते हो या ड्रॉ कर सकते हो। अब हम आते हैं ऑल्टरनेटिंग करंट में। ऑल्टरनेटिंग करंट में क्या होता है, मैग्नीट्यूड चेंजेस विद टाइम, तो मैग्नीट्यूड टाइम के साथ में चेंज हो रहा है, तो मतलब आपने ये कंडीशन ले लिया यहाँ पे, सपोज हमने ये कंडीशन लिया है, ये आपका हो गया टाइम, दिस इज द टाइम का एक्सिस, और यहां पे आपने एसी करंट के बारे में डिस्कस कर लिया, ठीक है। अब मान लो कि ये मैक्सिमम वैल्यू है करंट का, ठीक है, दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू फॉर एसी करंट। अच्छा, जो एसी करंट का जो मैक्सिमम वैल्यू है उसको हम बोलते हैं पीक और एम्पलीट्यूड वैल्यू। तो जो एसी करंट का जो मैक्सिमम वैल्यू है उसको मैंने आई नॉट से रिप्रेजेंट किया था, इसका कोई वैल्यू होगा, दैट वी डोंट नो राइट नो क्या वैल्यू है उसका, ठीक है। आप अगर चाहिए तो यहाँ पे आपने ऐसे मार्किंग कर दिए, तो लेट्स सी ये क्या बोल रहे हैं कि ऑल्टरनेटिंग करंट अगर आपको मिला ना तो ये इस तरह का पैटर्न है, एज यू कैन सी यहाँ पे वैल्यू जीरो होगा, देन वैल्यू चेंजिंग, है ना। ये क्या हो रहा है, इसका वैल्यू चेंज हो रहा है, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे कहा मैग्नीट्यूड चेंजेस, मैग्नीट्यूड चेंजेस इन द सेंस जो आपको ना इस फ्रेम में दिख रहा है वही पार्ट आपको ना बिलो भी दिखेगा, है ना। सो आपको नेगेटिव एक्सिस पे भी नेगेटिव एक्सिस पे भी सेम काइंड्स ऑफ चेंज दिखाई दे रहा है, करेक्ट। तो इनका जो मैग्नीट्यूड है वो क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है विद टाइम, जैसे आप टाइम को एक्सटेंड कर रहे हो वैसे वैसे क्या आप देख सकते हो आपके चेंज हो रहा है इसमें करंट की वैल्यूज में, प्लस इसकी पोलैरिटी क्या हो रहा है, रिवर्स हो रही है पीरियोडिकली, मतलब ये आपका यहां पे आया तो ये हाफ साइकिल के बाद ये क्या होगा, रिवर्स हो जाएगा, अगले हाफ साइकिल के बाद ये रिवर्स हो जाएगा, तो क्या होगा एवरी हाफ साइकिल के बाद ये क्या होगा, रिवर्स होता रहेगा। अब ये ना पीरियोडिक फंक्शन है इन द सेंस कि वन वेव के लिए जो टाइम लगेगा दैट इज व्हाट फिक्स, तो इसका मैग्नीट्यूड चेंज होगा विद टाइम, इसकी पोलैरिटी क्या होती रहेगी, रिवर्स होती रहेगी, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड ऑल्टरनेटिव। ऑल्टरनेटिव मतलब इसकी वैल्यूज में चेंज हो रही है। अब ये वेरिएशन क्यों होता है, ये पर्टिकुलर पार्ट हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन चैप्टर में डिस्कस कर लिया है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन चैप्टर में हमने डिस्कस किया था कि ये जो आपको ग्राफ मिला ये क्यों मिला, हमने ना ई नॉट साइन ओमेगा टी के लिए प्लॉट किया था, आई नॉट साइन ओमेगा टी के लिए प्लॉट किया था। तो अगर आपने नहीं देखा होगा तो एसी जनरेटर वाला टॉपिक प्लीज डू वॉच, तो आपको आइडिया मिल जाएगा कि व्हाई डू वी गेट सच काइंड्स ऑफ ग्राफ्स, उसका रिस्पांसिबिलिटी इसके ऊपर है, साइन ओमेगा टी के ऊपर है। तो साइन ओमेगा टी की वजह से ये नेचर मिल रहा है, बट प्रैक्टिकली क्या होता है, ऑलरेडी करंट वेरी होता है, उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम साइन ओमेगा टी का यूज करते हैं, दैट इज द थिंग। तो ये आपको पॉइंट क्लियर होना चाहिए। अब ऐसा कंपल्सरी है कि आपको ना साइनसॉइडल वेव ही मिले, ये आपको अलग वेव फॉर्म में भी मिल सकता है, ये आपको ना ट्रायंगुलर वेव फॉर्म में भी मिल सकता है, आप ऐसा ट्रायंगुलर वेव फॉर्म में भी इसको रिप्रेजेंट कर सकते हो, ठीक है। और इसके अलावा भी इसके वेव फॉर्म्स होते हैं, लाइक आप स्क्वायर वेव फॉर्म में भी अगर आप चाहो तो रिप्रेजेंट कर सकते हो, यू कैन रिप्रेजेंट इन फॉर्म ऑफ स्क्वायर वेव फॉर्म, ठीक है। अब कौन सा वेव फॉर्म यूज करते हैं और क्या रीजन उनके पीछे, उसका एक स्पेसिफिक रीजन होता है या मोटो होता है, उन चीजों पे हमें जानने की जरूरत है। तो ये आईसी करंट हो गया और ये टाइम हो गया। जैसा आपने यहाँ पे करंट के लिए देखा है वैसे आप ईएमएफ के लिए कंसिडर कर सकते हो। तो मान लो ये ईएमएफ होता है डीसी का, तो ऐसा कांस्टेंट होता है यहाँ पे, और यहाँ पे करंट होता है डीसी के लिए, तो ये भी ऐसा वेरिएबल होता। इज दैट क्लियर? या यहाँ पे ऑल्टरनेट फॉर्म को फॉलो करता। तो अब हम आते हैं ना प्रॉपर एसी के ऊपर, क्योंकि ना एसी की चीजों पर जैसे अभी डीसी में वैल्यू फिक्स है, वी आर गेटिंग अ फिक्स वैल्यू इन केस ऑफ डीसी, तो डू वी गेट अ फिक्स वैल्यू इन केस ऑफ एसी? क्योंकि अगर आप ना एसी को अप्लाई करो तो एज यू कैन सी ना इसका मैग्नीट्यूड है ना चेंज हो रहा है एट एवरी इंस्टेंट ऑफ टाइम। तो जब उसका मैग्नीट्यूड चेंज होता रहेगा तो हमें एक्जैक्टली कितना वैल्यू अप्लाई करना है, उसकी एवरेज वैल्यू क्या है, वो चीजें समझना हमारे डिफिकल्ट हो जाता है। तो राइट नाउ आवर टास्क इज टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द एवरेज वैल्यू फॉर दिस एसी करंट। हम पहले एवरेज वैल्यू को देख लेते हैं। तो एवरेज वैल्यू के बेसिस पे फिर हम आगे चीजों को डिसाइड करेंगे। कुछ इंफॉर्मेशन से जो हम कलेक्ट कर लेंगे तो बेहतर होगा। ये आपका ना 1 साइकिल हो गया एसी करंट का। ये 1 साइकिल के लिए जो टाइम लगेगा, व्हाट इज द टाइम टेकन फॉर 1 साइकिल, 1 साइकिल के लिए जो टाइम लगेगा दैट इज व्हाट कैपिटल टी। फिर अगर आप हाफ साइकिल के लिए टाइम अगर कैलकुलेट कर रहे हो तो हाफ साइकिल के टाइम की वैल्यू दैट कैन बी रिटन एज t/2, और उसके भी हाफ का वैल्यू अगर आपने ले लिया है, जैसे यू आर टेकिंग फ्रॉम दिस प्लेस टू टिल दिस ओनली,
तो दैट वैल्यू विल बी व्हाट, हाफ ऑफ द हाफ साइकिल, दैट इज T/4। ठीक है, सो आपको टाइम मिल गया, कंप्लीट साइकिल का मिल गया, हाफ साइकिल का मिल गया, उसका भी हाफ है। इनको हम ना एंगुलर टर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इन टर्म्स ऑफ फेज और इन टर्म्स ऑफ एंगल। मतलब ये जो इन्फॉर्मेशन, ये वैल्यू 0 होगा, यहाँ पे जो भी है, ये कितना एंगल ट्रेस किया इसने, ये 90 डिग्री एंगल ट्रेस करके यहाँ पे पहुंचा है, ये कितना एंगल ट्रेस करके 180 डिग्री, एंड दिस वन इज व्हाट 270 डिग्री, एंड दिस इज व्हाट 360 डिग्री, तब जाके ये होगा 1 साइकिल। सो अब इसमें नोटिस करने वाली बात क्या है, उन चीजों को देखो कि क्या होता है ऑल्टरनेटिंग में। अगर मैंने कंसिडर किया तो जैसे ये जो वैल्यू होता है, इट इज अ पीक, यू कैन से करंट। सिमिलरली आपको ना यहाँ पे लोअर वैल्यू में भी मिलेगा, ये आई नॉट मिलेगा, बट दिस इज माइनस। सो जैसे आपको ना पॉजिटिव पीक करंट के लिए आपको नेगेटिव पीक करंट भी उसके रेफरेंस में मिल सकता है, तो ये जो पॉजिटिव पीक करंट है, ये नेगेटिव पीक करंट से कैंसिल हो जाएगा जब आप उसके एवरेज वैल्यू लोगे। तो सिमिलरली अगर मान लो यहाँ पे कोई पॉइंट है ना, इफ आई एम टेकिंग अ पॉइंट, ये करंट की वैल्यू ना I1 है और ये क्या है प्लस है, तो एक पर्टिकुलर पॉइंट पे आपको I1 उतना ही मैग्नीट्यूड मिलेगा, ठीक है, बट अगर आपको किसमें मिलेगा, रिवर्स डायरेक्शन में मिलेगा। तो मतलब जब आप एवरेज निकालते हो तो ये प्लस I1 कैन बी कैंसल बाय दिस माइनस I1, जैसे प्लस I0 विल बी कैंसल विद व्हाट माइनस I0। तो जब आपने पूरे एक साइकिल के लेते हो तो एक साइकिल के प्रॉब्लम क्या होता है कि फॉर ईच एंड एवरी वैल्यू ऑफ द पॉजिटिव हाफ साइकिल, फॉर ईच एंड एवरी वैल्यू ऑफ पॉजिटिव हाफ साइकिल देयर इज अ नेगेटिव वैल्यू इन द नेगेटिव हाफ साइकिल। तो जब हम एवरेज करते हैं तो करंट की वैल्यू क्या हो जाती है, 0 हो जाती है। तो जब आप फुल साइकिल लेते हो ना, फुल साइकिल फॉर अ कंप्लीट साइकिल और फॉर अ फुल साइकिल, फॉर फुल साइकिल, फुल साइकिल बोलो या कंप्लीट साइकिल बोलो, एक कंप्लीट साइकिल के लिए जो एवरेज करंट की वैल्यू होती है एसी के केस में, दैट वैल्यू 0। हम उसके ऊपर ना मैथमेटिकली भी देख लेंगे, बट राइट नाउ यू अंडरस्टैंड एक कंप्लीट साइकिल के लिए ये ऑल्टरनेटिव ईएमएफ हो या ऑल्टरनेटिव करंट हो, उनकी वैल्यू जो होती है, एवरेज वैल्यू होती है, होता है 0 फॉर 1 साइकिल के लिए। तो अगर आपको ना एवरेज वैल्यू निकालना है तो जो एग्जिस्ट हो जिसकी वैल्यू, वो होता है हाफ साइकिल। आपको हाफ साइकिल के लिए वैल्यूज मिल सकता है। क्यों हाफ साइकिल के लिए वैल्यूज मिल सकता है, मान लो यहाँ पे करंट ना I1 है, फिर I2, I3, I4, फिर I0 है, फिर जो भी I7, I8, I9 जो भी वैल्यूज आपको मिले, फिर उनका आप एवरेज लोगे तो हो सकता है शायद आपको एवरेज वैल्यू मिल जाए। हाफ साइकिल के लिए यू कैन कैलकुलेट, बट फॉर द फुल साइकिल यू विल गेट वैल्यू एज अ 0। तो अभी हम ना हाफ साइकिल के लिए देखते हैं। तो इन चीजों को समझने से पहले एक और पॉइंट है कि अगर मैं ना करंट की बात करता हूं तो करंट का फॉर्मूला होता है चार्ज अपॉन टाइम, क्लियर। अब इसको हम थोड़ा सा और एक्सटेंड कर लेते हैं, तो ये क्या बोला, dq अपॉन dt। अगर आपने स्मॉल सेट को स्टडी किया ना, और स्मॉल अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोइंग इन स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम, अच्छा इस वैल्यू को हम क्या बोलते हैं, ये हो जाएगा आपका इंस्टेंटेनियस करंट है। ये आपको ना कोई ऐसा वैल्यू, मतलब q का वैल्यू होगा इन टर्म्स ऑफ टाइम, फिर उसको डिफरेंशिएट करके आप करंट की वैल्यू ऑब्टेन कर सकते हो। अच्छा अभी इंस्टेंटेनियस करंट का एक और फॉर्मूला होता है, दैट इज व्हाट I इज इक्वल टू I0 sin ओमेगा t, जहां पे ये I का मतलब ही होता है इंस्टेंटेनियस करंट, समझ में आया। तो ये इस टाइम में इंस्टेंटेनियस करंट का मतलब क्या होता है, यू कैन गेट द इंफॉर्मेशन ऑफ करंट एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम, मतलब लाइक ना 0 सेकंड पे, 1 सेकंड पे, 2 सेकंड पे, 3 सेकंड पे, 4 सेकंड आप इनके इंफॉर्मेशन निकाल सकते हो। तो जो भी टाइम पे आपको निकालना है वैल्यू, उस टाइम पे आप करंट का इंफॉर्मेशन निकाल सकते हो, मींस यू गेट द इंस्टेंटेनियस करंट, ठीक है। अब क्वेश्चन ये है कि अगर मुझे मान लो कि ना टोटल करंट, मतलब एवरेज करंट निकाला, तो एवरेज करंट का क्या रूल है, तो एवरेज करंट के लिए क्या होगा, सो इफ आई फाइंड द आई एवरेज, तो आई एवरेज का क्राइटेरिया बहुत सिंपल सा है। तो ये क्या बोल रहा है, टोटल चार्ज फ्लोइंग इन अ गिवन टाइम अपॉन टोटल टाइम टेकन, ठीक है, ये पर्टिकुलर पॉइंट है। तो अभी एवरेज के लिए तो ऐसे ही कर सकते हो ना, अगर कोई एक्टिविटी आप विद रिस्पेक्ट टू टाइम करे तो जो टोटल वर्क डन हो गया, टोटल कितना टाइम लगा है उसे डिवाइड कर दो, तो आपको एवरेज वैल्यू मिल जाएगा उस क्वांटिटी के लिए। यहाँ पे करंट है तो कितना चार्ज फ्लो है, बिकॉज दिस करंट इज बिकॉज ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, तो टोटल चार्ज फ्लोइंग इन अ गिवन टाइम अपॉन टोटल टाइम टेकन। तो मान लो कि ना टोटल चार्ज जो फ्लो हुआ है ना वो वैल्यू क्यू है, और जो टोटल टाइम टेकन है वो हमने टी। तो अभी इसको ना हम क्या करते हैं ना, स्मॉल स्मॉल सेट के टर्म में ले लेते हैं। लाइक ना इफ यू वांट टू स्टडी इन टर्म्स ऑफ स्मॉल सेट मतलब dq अमाउंट करके ना n नंबर ऑफ चार्जेस, n टाइम dq अमाउंट करके, और dt टाइम इंटरवल पे n टाइम तक क्या हुआ, ये चार्ज फ्लो हुआ है। तो ऐसे केस में क्या होगा कि इससे अगर आपको टोटल निकालना तो इंटीग्रेट dq, यहां पे होगा इंटीग्रेट dt। अब प्रॉब्लम ये है कि अगर मुझे टोटल वैल्यू निकालना है तो अभी लाइक टोटल वैल्यू
टोटल वैल्यू के लिए ना मुझे टाइम इंटरवल का रिक्वायरमेंट मींस अप टू व्हाट एक्सटेंट आई वांट टू फाइंड आउट। आई वांट टू फाइंड आउट 0 सेकंड टू t सेकंड कैपिटल T सेकंड और 0 टू t एंड हाफ और 0 टू t/4। वो टाइम इंटरवल देना मेरे लिए बहुत जरूरी है। देन ओनली आई कैन डिसाइड कि मुझे एवरेज कितने इंटरवल तक फाइंड आउट करना है। बट ये पॉइंट आपको क्लियर होना चाहिए, ठीक है। अब ना यहां पे मैं एक और पॉइंट पे आ जाता हूं कि अगर मैं ना डिस्कस करूं इफ आई एम टॉकिंग द करंट, हाउ डू आई गेट द वैल्यू फॉर dq। dq का वैल्यू एक्चुअल में क्या होता है, ये I इज इक्वल टू dq/dt होता है, करेक्ट ना। ये क्या है, इंस्टेंटेनियस करंट है, क्लियर। अब अगर मान लो मैंने dq की वैल्यू अगर ऑब्टेन करूं, ये इंस्टेंटेनियस करंट की वैल्यू क्या है, एक तो dq/dt है, दूसरा क्या I नॉट साइन ओमेगा t है। तो मैंने ये इंस्टेंटेनियस करंट को dq/dt हो गया, dq का वैल्यू क्या होगा, ये I इंटू dt हो गया। बट हमारा टास्क क्या है, व्हाट इज आवर टास्क, आवर टास्क इज द इंटीग्रेशन ऑफ dq, तभी तो मुझे टोटल चार्ज मिलेगा फ्लोइंग थ्रू दिस सर्किट। तो क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ I dt। इज दैट क्लियर। अब इस वैल्यू को मैं यहां पे रख देता हूं, तो देयरफॉर आपको मिलेगा I एवरेज इज इक्वल टू, ये हो गया इंटीग्रेशन ऑफ इंस्टेंटेनियस करंट इनटू दैट टाइम इंटरवल अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ दैट टाइम इंटरवल, ठीक है। ये है आपका इक्वेशन नंबर 1। ये पर्टिकुलर इक्वेशन है आपको एवरेज करंट की वैल्यू प्रोवाइड करेगा। समझो ना, अगर आप ना इसी तरीके से आप किसी और क्वांटिटी को फाइंड आउट करें, मतलब मैं एवरेज पावर की वैल्यू फाइंड आउट कर रहा होता, एवरेज पावर, तो एवरेज पावर के लिए भी ना आपका इक्वेशन ऐसे ही बनता, ये मान लो P एवरेज होता, तो आप यहां पे इंटीग्रेट करते हैं, जो ये पावर हो गया इनटू dt अपॉन क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ dt। तो ये इंफॉर्मेशन भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जब हम आगे डेरिवेशंस करेंगे दैट टाइम वी नीड दिस काइंड ऑफ थिंग्स। आई होप कि ये पर्टिकुलर पॉइंट आपको समझ में आएगा, क्योंकि अब इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है हमारे लिए, ठीक है। ये पॉइंट को मैं रख कर देता हूं। जस्ट आपको ये समझना था कि ना वन साइकिल का टाइम पीरियड क्या होगा, हाफ साइकिल का टाइम पीरियड क्या होगा, और वन साइकिल के लिए एंगल कितना होगा और हाफ साइकिल के लिए एंगल कितना होगा, 90 डिग्री एक्चुअल में कितना ये वेव फॉर्म को रिप्रेजेंट करेगा। अभी ये ना हम किसके लिए फाइंड आउट कर रहे हैं, हम फाइंड आउट फॉर द हाफ साइकिल। आपका ना डेरिवेशन एक्चुअल में स्टार्ट हो रहा है यहां से, हम फाइंड आउट कर रहे हैं I एवरेज फॉर द हाफ साइकिल, I एवरेज फॉर हाफ साइकिल। हम हाफ साइकिल के लिए I एवरेज की वैल्यू फाइंड आउट कर रहे हैं। तो अब यहां पे क्या होगा कि अगर आप हाफ साइकिल के लिए फाइंड आउट कर रहे हो तो आपको यहां पे लिमिट देना पड़ेगा। आप लिमिट में क्या दोगे कि आप ना 0 से लेकर t हाफ तक फाइंड आउट कर रहे हो। अब ना क्वेश्चन ये है कि हम ना 0 से लेकर t तक क्यों नहीं फाइंड आउट कर रहे हैं, ये क्वेश्चन आपके मन में आ सकता है। तो एज आई शोड कि जब आप ना फुल साइकिल के लिए लेते हो, भले आप एवरेज करंट लो या एवरेज ईएमएफ लो फुल साइकिल, तो उसकी वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। जस्ट टू अवॉइड, मतलब 0 के लिए कैलकुलेशन बाद में देख लेंगे, वो एक हम नॉर्मली भी हमने देख लिया कि कैसे 0 होता। अब हम देखते हैं हाफ साइकिल पे हमें कोई वैल्यू मिलती है या नहीं मिलती है। तो ये वैल्यू भी हम निकालेंगे यहाँ पे, ये हो गया आपका 0 टू t हाफ और ये होगा 0 टू t हाफ। एक छोटा सा कंडीशन है वो मैं यहाँ पे सिंप्लीफाई करके आगे प्रोसीड करना बेटर है। लाइक ना अगर मैंने ना इंटीग्रेट किया dt को, इफ आई एम इंटीग्रेटिंग dt का जैसा इंटरवल आप देखो 0 टू x होगा, 0 टू x इज एनी वैल्यू, कोई इंटरवल है ऐसा लिमिट। तो अब dt का इंटीग्रेशन क्या होगा, t होगा, तो ये 0 टू x होगा। तो अब अगर मैं इसकी वैल्यू पुट करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, x माइनस 0 एंड फाइनली ये क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। सिमिलरली अगर मैंने ना dt का इंटीग्रेशन लिया 0 टू कैपिटल T, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे इसका इंटीग्रेशन हो गया, ये t हो जाएगा, इंटरवल क्या होगा 0 टू कैपिटल T, तो ये हो जाएगा एक्चुअल में देखा तो कैपिटल T माइनस 0 और ये हो जाएगा कैपिटल T। सिमिलरली अगर आप ना हाफ साइकिल के लिए ले लो इसकी वैल्यू कैपिटल 0 टू t हाफ, तो ये क्या होगा dt का वैल्यू इट विल बी इंटीग्रेशन ऑफ t 0 टू t हाफ, आपको वैल्यू मिलेगा t हाफ माइनस 0 विच इज नथिंग बट दैट t हाफ। अब ये क्या होता है ना, ये कैलकुलेशन में थोड़ा सा ना जस्ट कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं हो, इसके लिए मैं यहाँ पे पहले ले लेता हूँ। तो ये अगर dt का इंटीग्रेशन 0 टू t हाफ गया तो मैं डायरेक्टली उस वैल्यू को ना कैपिटल T पुट कर सकता हूँ, ठीक है। और जो यहाँ पे इसको इक्वेशन 1 आपने ले लिया, और आपको पता ना इंस्टेंटेनियस करंट का क्या फॉर्मूला है, इंस्टेंटेनियस करंट का फॉर्मूला I इज इक्वल टू I नॉट साइन ओमेगा t है। इसको आप ले लो इक्वेशन नंबर 2। तो अभी आप क्या करो, पुट कर दो, किसको पुट कर दो, इक्वेशन नंबर 2 को इन इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दो, एंड व्हाट डू वी गेट, देयरफॉर द एवरेज करंट। तो एवरेज करंट की वैल्यू क्या होगी, ये हो गया इंटीग्रेशन 0 टू t हाफ, और ये क्या होगा I का वैल्यू विल बी व्हाट, I नॉट साइन ओमेगा t, I का वैल्यू विल बी I नॉट साइन ओमेगा t इंटू dt। अब जैसा कि मैंने मेंशन किया यहाँ पे कि dt का इंटीग्रेशन 0 टू t हाफ क्या होगा, t हाफ होगा, ठीक है। आप उसको डायरेक्टली भी लिख लोगे तो अच्छी बात है। तो ये वैल्यू हो गया t हाफ, है ना। आगे क्या होगा ना, हमको थोड़ा सा स्पेस मिल जाएगा, ज्यादा कैलकुलेशन के लिए टेंशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो देयरफॉर अब क्या होगा, यहाँ पे हमने ले लिया यहाँ पे I एवरेज, ठीक है। ये t हाफ की वैल्यू को अगर मैं अरेंज करूंगा तो इट कैन बी रिटन एज 2 बाय t। अब
यहां पे अगर मैं इंटीग्रेट करूंगा तो आई नॉट इज एक्टिंग एज अ कांस्टेंट, ठीक है, तो आई नॉट को बाहर ले लिया। अब मुझे इंटीग्रेशन किसका लेना होगा, हाउ टू इंटीग्रेट ओनली साइन ओमेगा टी dt टर्म, ये क्या होगा 0 to t हाफ। अब थोड़ा सा इन पॉइंट्स पे एम्फसाइज करने की जरूरत है। सो अगर मैं ना इंटीग्रेशन की बात करता हूं, आई कांट कवर द इंटीग्रेशन, ठीक है, वैसे तो ये इंफॉर्मेशन पे हमारे अब कोई यूज का नहीं है, ये हमने यूज कर लिया है। सो ये जो पूरा डेरिवेशन है हाफ साइकिल के है, इट्स एवरेज वैल्यू फॉर द हाफ साइकिल। यहां पे क्या होता है कि अगर मेरे पास वैल्यू है ना साइन एक्स है, तो साइन एक्स का इंटीग्रेशन अगर मैं विद रिस्पेक्ट टू dx लेता हूं तो वो होता है cos x माइनस साइन के साथ में, ठीक है। और अगर सिमिलरली मैंने cos x का इंटीग्रेशन लिया विद रिस्पेक्ट टू dx तो ये क्या हो गया, ये हो गया प्लस साइन x। बट इसमें छोटा सा वेरिएशन होता है। वेरिएशन क्या है, मान लो यही फॉर्मूला थोड़ा सा आपने वेरी कर दिया, क्या वेरी कर दिया, ये हो गया इंटीग्रेशन ऑफ साइन, समझो n इंटू एक्स है, ये कोई नंबर है या कोई कांस्टेंट है दैट वी डोंट नो, ये होगा इंटू dx। तो जब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे तो व्हाट इज द क्राइटेरिया, साइन n इंटू एक्स का जो इंटीग्रेशन होगा दैट विल बी व्हाट cos n इंटू एक्स विद माइनस साइन। और जो n है ना x के एक्चुअल में आपका इंटीग्रेशन का जो टर्म है किसको इंटीग्रेट कर रहे हो आप, इंटीग्रेट कर रहे हो dx के रिस्पेक्ट में, यू आर इंटीग्रेटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। सो अब यहां पे x के अलावा जो टर्म है ये साइन के साथ में x का अलावा क्या है n है, तो दैट n क्वांटिटी विल कम आउटसाइड, यहां पे डिनोमिनेटर में आ जाएगा, ठीक है। अगर यही हम डेरिवेटिव ले रहे होते हैं तो ये n की वैल्यू यहां पे मल्टीप्लाई होती है, डेरिवेटिव में मल्टीप्लाई होता है और इंटीग्रेशन में क्या होगा, ये क्वांटिटी डिवाइड होगा। आगे भी हमें इसको यूज करने की जरूरत पड़ेगी। साइन टू कॉस माइनस हो जाएगा, कॉस टू साइन क्या होगा प्लस हो जाएगा। अब कॉस वाला भी देख लेते हैं, तो अगर मान लो होगा कॉस nx इंटू dx है, nx इंटू dx, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा cos x, ये हो जाएगा आपका साइन nx अपॉन क्या होगा, ये n हो गया, और यहां पे क्या होगा, ये प्लस साइन रहेगा, यहां पे साइन चेंज नहीं होगा। दैट पॉइंट शुड बी वेरी क्लियर। तो अब हमें क्या करना है, इस पर्टिकुलर पॉइंट को, ये कॉन्सेप्ट को हमें यहां पे इंप्लीमेंट करना है, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, तो आई एवरेज की वैल्यू हमें फाइनली क्या मिलेगा, ये 2 हो गया, आई नॉट हो गया अपन कैपिटल टी हो गया, व्हाट्स द इंटीग्रेशन ऑफ साइन ओमेगा टी dt, तो साइन ओमेगा टी dt का इंटीग्रेशन हो गया, ये cos ओमेगा टी हो गया, एंड ओमेगा विल कम इन डिनोमिनेटर, करेक्ट ना, क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू टी यू आर इंटीग्रेटिंग, तो यहां पे माइनस साइन आ जाएगा, और लिमिट क्या है, लिमिट 0 टू t हाफ है, क्लियर। अब क्या होता है ना, देखो यहां पे जो t वाले टर्म है, क्योंकि आपने इंटीग्रेट किया था विद रिस्पेक्ट टू t, तो सिर्फ t वाले टर्म को ही ब्रैकेट में लिया, तो बाकी टर्म्स को आप बाहर ले लो, तो ये क्या होगा 2 आई नॉट हो गया अपन क्या है कैपिटल टी हो गया, इंटू चाहिए तो उसको 1 अपॉन ओमेगा लिख लो, कोई इशू नहीं है ना, या ये आप ऐसे इंटू नहीं भी दोगे तो भी चलेगा। ये क्या होगा ब्रैकेट में क्या, अच्छा माइनस को भी आप बाहर ले लो, दैट विल बी गुड, माइनस आल्सो विल टेक आउटसाइड। सो व्हाट इज इन द ब्रैकेट नाउ, ब्रैकेट में भी है cos ओमेगा t 0 टू t हाफ। अच्छा जिन्होंने मैथ्स लिया है उनके लिए इतना डिफिकल्टी नहीं होगा, बट जो नॉन मैथ्स वाले हैं उनको थोड़ा सा डिफिकल्ट फील हो सकता है, इसलिए मैंने ये पर्टिकुलर पार्ट बताया, सो दैट यू डोंट हैव एनी डिफिकल्टी। आई विल ट्राई माय बेस्ट, जिन्होंने मैथ्स नहीं लिया है उनको भी कोई डिफिकल्टी नहीं हो। सो अब क्या होता है कि जो ओमेगा है, ओमेगा का वैल्यू हमको पुट करना है। ओमेगा क्या है, ओमेगा इज एंगुलर वेलोसिटी और एंगुलर फ्रीक्वेंसी, इस टर्म से आपने पहले उसको स्टडी किया होगा। तो ओमेगा एक्चुअल होता है थीटा अपॉन टी, एक साइकिल के लिए एक ऑसिलेशन के लिए वैल्यू होता था 2 पाई अपॉन कैपिटल टी। अच्छा इसका एक और वैल्यू होता है दैट इज 2 पाई एफ, बट हमें 2 पाई एफ की जरूरत नहीं है, हमको ना 2 पाई लें। मतलब अगर मान लो ना आप एक पूरा साइकिल लेते हो, एक पूरे साइकिल का टाइम कितना होगा कैपिटल टी, और एक पूरे साइकिल के लिए कितना एंगल होगा। देखो एकदम स्टार्टिंग में मैंने बताया था कि पूरे एक वेव के लिए वन ऑसिलेशन कितना एंगल 0 से 360 मतलब 2 पाई। दैट वाज द रीजन बिकॉज ऑफ व्हिच आई एक्सप्लेन इन बिगिनिंग। तो ये क्या होगा 2 पाई अपॉन कैपिटल टी, तो हम ना ओमेगा की जगह पे वैल्यू पुट करेंगे। तो लेट्स सी, ये हो गया आपका माइनस हो गया, दिस व्हाट 2 आई नॉट होगा, दिस कैपिटल टी। आपने ओमेगा की वैल्यू पुट की है, देखो ओमेगा का वैल्यू आपने पुट किया है 2 पाई अपॉन कैपिटल टी, तो ये अपॉन कैपिटल टी वाला वैल्यू ऊपर चला जाएगा कैपिटल टी। ये एक्चुअल में क्या होगा यहाँ ब्रैकेट में, चलो अगर आपको लिखना है तो अगले स्टेप में हम कैंसिल कर देंगे, कोई इशू नहीं है ना, किसी किसी को ऑब्जेक्शन हो सकता है। ये 2 पाई अपॉन कैपिटल टी होगा। अब यहाँ पे ब्रैकेट में क्या होगा, ये वैल्यू, ये कॉस है, ओमेगा की वैल्यू क्या है 2 पाई अपॉन कैपिटल, जहां जहां भी ओमेगा की वैल्यूज को हम चेंज करिए टी है, तो लिमिट क्या है 0 टू टी हाफ। ठीक है, अब देख लेते हैं। तो यहाँ पे फाइनली आई एवरेज की वैल्यू फाइनली क्या मिलेगा हमको यहाँ पे, तो ये हमारे पास है माइनस साइन है, ये 2 आई नॉट है अपॉन क्या है कैपिटल टी है। अब ये जो वैल्यू है ये इन्वर्ट हो जाए 2 पाई, डिनोमिनेटर होगा कैपिटल टी। अब ब्रैकेट वाली वैल्यूज को थोड़ा सा फोकस कर लेते हैं, तो स्पेस नहीं है तो हम ट्राई करेंगे मैनेज करने के लिए। ये क्या है, यहाँ पे कॉस है, ये 2 पाई है अपॉन कैपिटल टी है। स्मॉल टी की जगह क्या लिखेंगे हम, t/2 लिखेंगे, स्मॉल टी की जगह हमने t/2 रखा।
माइनस, ठीक है। फिर उसके बाद क्या होगा, वापस से ले लिया हमने कॉस ले लिया, यहाँ पे ये 2 पाई अपन कैपिटल टी है, एट प्लेस ऑफ स्मॉल टी वी आर गोइंग टू पुट 0। तो अभी देखो ये कैपिटल टी और ये कैपिटल टी क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा, दिस 2 एंड दिस 2 विल कैंसिल आउट, एंड व्हाट्स द वैल्यू फॉर आई एवरेज, सो आई एवरेज का वैल्यू मिलेगा माइनस आई नॉट अपॉन का होगा ये पाई हो गया, करेक्ट, ब्रैकेट क्लोज। यहाँ पे ये टी कैंसिल हो जाएगा, 2 कैंसिल हो जाएगा, एंड व्हाट विल गेट, वी आर गेटिंग cos पाई माइनस ये पूरी वैल्यू का होगी cos 0 हो गया, क्लियर। सो फाइनली हमको क्या मिलेगा, आई एवरेज का वैल्यू क्या मिलेगा, आई एवरेज का वैल्यू होगा ये हो गया आपका माइनस आई नॉट अपॉन पाई, cos 0 cos पाई की वैल्यू cos 0 1 होगा, cos 90 0 होगा, और उसके बाद cos पाई की वैल्यू -1 होगी, तो दिस इज -1। अब ये क्या होगा, माइनस cos 0 का वैल्यू 1 है, तो ये फाइनली क्या होगा, आई एवरेज का वैल्यू अगर आप देखो तो ये क्या होगा माइनस आई नॉट अपॉन पाई, ये क्या होगा -1 -1 क्या होगा -2 हो गया, तो माइनस माइनस विल टर्न इनटू व्हाट, प्लस। सो फाइनली आई एवरेज की वैल्यू हमको क्या मिलेगी, वी विल गेट द 2 आई नॉट अपॉन पाई, ठीक है। अब अगर आप पाई 2 और पाई का वैल्यू, 2 का वैल्यू तो ऑलरेडी है, पाई का वैल्यू आप पुट कर देते हो, तो ये जो है आई एवरेज की वैल्यू वो क्या हो जाएगा 0.367 आई नॉट। अगर मुझे मान लो पीक करंट की वैल्यू पता है तो मैं ना एवरेज करंट की वैल्यू फाइंड आउट कर सकता हूं, इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट टास्क, ये बहुत सिंपल सा कंडीशन है, अगर आप कोशिश करोगे तो आपको मिल जाएगा। सो अगर आपके मन में क्वेश्चन होगा ना कि हाउ डू वी गेट द एवरेज करंट फॉर द कंप्लीट साइकिल एज जीरो, कैन वी डू इट मैथमेटिकली, तो वो भी देख लेते हैं। तो यहां पे अगर कंप्लीट साइकिल के लिए होता, तो कंप्लीट साइकिल के लिए होता तो हमने यहीं पे मैं करेक्शन कर रहा हूं। अच्छा एक और पॉइंट है ना, अगर ये ना एवरेज ईएमएफ होता, एवरेज ईएमएफ होता तो एवरेज ईएमएफ के लिए अपना सेम पैटर्न को फॉलो करते, ठीक है, और आपको एवरेज ईएमएफ की वैल्यू फाइनली क्या मिलती, एवरेज ईएमएफ की वैल्यू मिलती 2 ई नॉट अपॉन पाई मिलता, समझ आ रहा है। तो ये हमने डेरिवेशन कर लिया, उसके लिए सेकंड की जरूरत नहीं है, सेकंड आप ट्राई कर लेना। तो यहां पे जो लिमिट है, लिमिट को मैं चेंज करके दिखा देता हूं। तो यहां पे लिमिट क्या होगा 0 टू कैपिटल टी, यहां पे भी 0 टू कैपिटल टी, ठीक है। ये लिमिट का वेरिएशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, 0 टू कैपिटल टी, ठीक है। एज फॉर वी अंडरस्टूड, ये dt को अगर हम इंटीग्रेट करेंगे 0 टू x कर देते तो यहाँ पे x आता था, अब dt का इंटीग्रेशन 0 टू t/2 तक किया था तो t/2 आता था, अब 0 टू t करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, t आएगा, दिस t हाफ विल नॉट कम, समझ में आ रहा है। और ये जो वैल्यू है ये सिर्फ t होगा, ठीक है, और यहाँ पे क्या होगा, ये होगा 1 अपॉन t इंटू आई ना, देखो ये क्या होगा, आई नॉट बाहर आएगा, यहाँ पे सिर्फ t डिनोमिनेटर में रहेगा, तो 1 अपॉन t इंटू आई नॉट, ये पूरी वैल्यू वैसे रहेगा, यहाँ पे आपका जो लिमिट है 0 टू t वैसे रहेगा, करेक्ट। अब क्या होता है, यहाँ पे 2 को आपने हटा दिया, क्लियर। यहाँ पे क्या होगा, इंटीग्रेशन का पैटर्न वही रहेगा, साइन ओमेगा टी dt का होगा cos ओमेगा टी अपॉन माइनस ओमेगा, यहाँ पे सिर्फ लिमिट में वेरिएशन होगा, बोले लिमिट इज द थिंग व्हिच इज गोइंग टू चेंज, बाकी सारी वैल्यू जैसे कि 2 को हटाते चले जाना, जस्ट बी केयरफुल अबाउट द 2, है ना, वरना क्या होगा, प्रॉब्लम हो जाएगी। ये जितनी जगह अभी ये 2 तो कैंसिल होगा नहीं, लेट्स सी कि क्या होता है। तो यहाँ पे आई नॉट अपॉन टी हो गया, ठीक है, यहाँ पे माइनस है, अब क्या होगा, जब बाहर हो गए तो ये माइनस विल कम आउटसाइड एंड ओमेगा विल कम आउटसाइड, और ये लिमिट आपने t तक रखा हुआ है, यहाँ पे भी लिमिट t तक रखा हुआ है, 0 टू t। अब क्या करना है, हमने ओमेगा की वैल्यू पुट की, तो माइनस आई नॉट टी इंटू 1 अपॉन 2 पाई कैपिटल टी cos 2 पाई कैपिटल टी इंटू स्मॉल टी, करेक्ट। अब हम वैल्यू पुट करते हैं, तो यहाँ पे जो वैल्यू है ऐसे ऐसे आई नॉट कैपिटल टी इंटू 1 अपॉन 2 पाई, अब कैपिटल टी पड़ेगा तो कैपिटल टी कैंसिल होगा, तो हमारे पास क्या बचेगा, माइनस आई नॉट अपॉन पाई बचेगा, 2 पाई बचेगा, माइनस आई नॉट अपॉन 2 पाई बचेगा, क्योंकि 2 को हम कैंसिल नहीं करेंगे, पहले वाला कैंसिल हो जाता था। यहाँ पे क्या cos 2 पाई, अब यहाँ पे छोटा सा वेरिएशन है, ये जो है ना वैल्यू सब आप पुट कर रहे हो, ये वैल्यू किसका पुट कर रहे हो, यू पुट वैल्यू फॉर t, एट प्लेस ऑफ स्मॉल t यू पुट कैपिटल T, ठीक है। तो कैपिटल T आपने पुट किया, t कैंसिल होगा, ये वैल्यू का cos 2 पाई बचेगा यहाँ पे, हाँ ये तो 2 पाई बाय, ये 0 वाला कॉन्सेप्ट वैसे ही रहेगा, इसमें कोई वेरिएशन नहीं है, ये क्या होगा, cos 2 पाई हो जाएगा, दिस वैल्यू इज व्हाट, cos 2 पाई। cos 2 पाई की वैल्यू क्या होगी, cos 2 पाई की वैल्यू होती है +1, cos 2 पाई की वैल्यू होती है +1, तो अब ये +1 है और ये -1 है, तो +1 और -1 कितना हो जाएगा, +1 और -1 हो जाएगा 0, और ये वैल्यू क्या है, माइनस आई नॉट अपॉन 2 पाई। अब ये मल्टीप्लाई होकर कितना वैल्यू देगा, इट विल गिव यू वैल्यू 0। तो एवरेज करंट फॉर फुल साइकिल का भी डेरिवेशन होगा तो कोई इशू नहीं है, सिर्फ आपको ध्यान रखना है कि जो लिमिट की वैल्यू है ना वो आपका चेंज होता है, 0 टू कैपिटल टी होता है, और dt के लिए जो वैल्यू होगा ना 0 टू t में जब सिंप्लीफाई करोगे कैपिटल टी आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे आपको याद रखना है cos 2 पाई का वैल्यू इज व्हाट 1 एंड cos पाई का वैल्यू क्या था -1, तो ये -1 यहाँ पे होता है और इस केस में ये +1 होता है, दैट्स व्हाई पूरे वेरिएशन हमको दिखाई देते हैं। अदरवाइज क्या होगा कि अगर ये
+1 नहीं होता तो शायद ना एवरेज करंट फॉर द फुल साइकिल भी कैंसिल नहीं होता मैथमेटिकली। तो मैथमेटिकली उसको तो 0 होना ही है। क्यों? क्योंकि ना पूरे एक साइकिल के लिए जो एवरेज वैल्यू है, मतलब करस्पॉन्डिंग पॉजिटिव साइकिल में जो वैल्यू होगा उसका करस्पॉन्डिंग वैल्यू आपको नेगेटिव साइकिल में मिलेगा। व्हेन यू ऐड इट विल टर्न इनटू व्हाट? 0, एज आई शोड इन द वेरी बिगिनिंग। सो ये आपका कॉन्सेप्ट था एवरेज करंट का फॉर द हाफ साइकिल एंड फॉर द फुल साइकिल। अब हम ना कुछ न्यूमेरिकल टाइप में देख लेते हैं जस्ट चीजों को समझने के लिए कि ये कैसे हम सॉल्व करते हैं। वी हैव अ ग्राफ में क्या दिया इन्होंने, ठीक है, ये ग्राफ, ये क्या है, टाइम का एक्सिस हो गया एंड दिस इज द एक्सिस ऑफ करंट, करेक्ट। और यहां पे जो वैल्यू है, यहां पे इन्होंने क्या लिखा, या चलो ठीक है मैं ना करंट के टर्म में ईएमएफ के टर्म में ले लेता हूं। चलो ठीक है, ये ईएमएफ हो गया क्योंकि हमने करंट का तो डेरिवेशन किया ही है ना, करंट का डेरिवेशन हमने किया है। ईएमएफ के बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। तो मान लो यहाँ पे ईएमएफ का जो वैल्यू है ये 300 वोल्ट है। ये कौन सी वैल्यू को रिप्रेजेंट करेगा? ग्राफ में ये वैल्यू रिप्रेजेंट करता है ई नॉट को, और ये वैल्यू किसको रिप्रेजेंट करेगा? ये माइनस ई नॉट को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, जैसा हमने अभी तक समझा है कि अगर हम आई एवरेज की वैल्यू ले रहे हैं, आई एवरेज की वैल्यू ले रहे हैं, तो आई एवरेज की वैल्यू 0 होगी, और अगर आपने ईएमएफ एवरेज लेते हो तो उसकी वैल्यू भी 0 होगी। किसके लिए होगा? फुल साइकिल के लिए। ठीक है, फुल साइकिल और कंप्लीट साइकिल। ठीक है, इनके लिए जो वैल्यू होगा वो 0 हो जाएगा। अब हम ना हाफ साइकिल के लिए देख लेते हैं। हाफ साइकिल के लिए क्या फॉर्मूला? तो हाफ साइकिल के लिए अगर आप ले रहे हो तो आई एवरेज का वैल्यू और ई एवरेज का वैल्यू, सो आई एवरेज और ई एवरेज। ठीक है, तो आई एवरेज का वैल्यू कितना हो गया? आई एवरेज का वैल्यू होगा 0.637। ये क्या होगा? आई नॉट हो गया। या इसी वैल्यू को हमने क्या लिया है? ये है, आपको मिला है 2 आई नॉट अपॉन पाई बराबर, या यहां पे क्या होगा? ये 0.637, ये क्या होगा? ई नॉट हो गया, और यू कैन से 2 ई नॉट अपॉन पाई। अब जो भी वैल्यू आपको कंसिडर करना है यू कैन, तो मैं ना डायरेक्टली इन वैल्यूज को यूज करूंगा बाय कैलकुलेटर। इस क्वेश्चन में क्या बोला इन्होंने कि इफ f इज इक्वल टू 50 हर्ट्ज, है ना, इफ f इज इक्वल टू 50 हर्ट्ज। पहला क्वेश्चन क्या है? फाइंड आउट एवरेज ईएमएफ फॉर हाफ साइकिल एंड फुल साइकिल। अच्छा, अभी फुल साइकिल वाला तो जैसे मजे लेने के लिए लिख दिया। ठीक है, सेकंड, राइट डाउन इक्वेशन फॉर द इंस्टेंटेनियस ईएमएफ। राइट डाउन इक्वेशन ऑफ इंस्टेंटेनियस ईएमएफ। ठीक है, तो देखो अभी जो पहला वाला पार्ट है, तो फर्स्ट पार्ट। सो फर्स्ट पार्ट में हमें क्या करना है? आपको निकालना है एवरेज ईएमएफ निकालना है। तो एवरेज ईएमएफ हाफ साइकिल के लिए अगर मैं निकालू तो हाफ साइकिल का क्या स्टोरी है? 0.637। ठीक है, इनटू क्या है? ये है ई नॉट। अब अगर आगे सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या होगा? 0.637। अभी ई नॉट की वैल्यू क्या है? ग्राफ से देखो, ये ना क्वेश्चन के ग्राफ से अटैच है, तो ई नॉट का वैल्यू कितना? 300 है। ठीक है, ये है 300। अब मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। 3 7 जा 21, 3 3 जा 9, 9 2 11, 3 6 जा 18, 18 1 90। तो अब ये वैल्यू कितना हो जाएगा? 191.1, ये हो जाएगा वोल्ट। ये किसका होगा? ये एवरेज वैल्यू होगा हाफ साइकिल के लिए। एंड व्हाट इज द एवरेज वैल्यू फॉर फुल साइकिल? एवरेज वैल्यू फॉर फुल साइकिल इज 0। ये हो गया फुल साइकिल या कंप्लीट साइकिल के लिए। अब ना इंस्टेंटेनियस इक्वेशन कैसे लिखोगे आप? इंस्टेंटेनियस इक्वेशन का क्राइटेरिया बहुत सिंपल सा है। आपको क्या लिखना है? E इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। ई नॉट का वैल्यू कितना है? 300 है, ये साइन होगा। ओमेगा का वैल्यू क्या है? 2 बाय एफ होगा ना, एकदम स्टार्टिंग में मैंने बताया था। स्टार्टिंग में मतलब कि आई टोल्ड यू ना व्हेन आई वाज पुटिंग वैल्यू फॉर ओमेगा इंटीग्रेट आई एवरेज के डेरिवेशन के टाइम में, तो ये 300 हो गया। दिस इज व्हाट साइन। ये 2 हो गया, पाई का वैल्यू 3.14, फ्रीक्वेंसी का वैल्यू कितना हो गया? 50 हो गया इंटू टी। तो फिर सी इट वेरी केयरफुली, ये हो गया 300, ये हो गया साइन। अभी ना 50 इंटू 2 कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। 100 इंटू 3.14 क्या होगा? 314 टी। तो ये हो गया आपका इंस्टेंटेनियस इक्वेशन फॉर द ईएमएफ। इंस्टेंटेनियस इक्वेशन फॉर द ईएमएफ मतलब अगर मुझे ना टाइम का वैल्यू पता चलेगा तो मैं ना किसी भी टाइम के लिए ईएमएफ की वैल्यू निकाल सकता हूं। बिकॉज एज फार वी नो कि जो साइन की वैल्यू होता है आप किसी भी एंगल के लिए फाइंड आउट कर सकते हो बाय यूजिंग लॉग बुक। तो आप लॉग बुक यूज करके कोई भी वैल्यूज आप फाइंड आउट कर सकते हो। तो उस वैल्यू के हिसाब से आपने ये जो साइन की वैल्यू ऑपरेट कर लोगे, अगर टी का वैल्यू पता है तो हम क्या करेंगे? ईएमएफ की वैल्यू निकाल लेंगे। अगर इंस्टेंटेनियस ईएमएफ की वैल्यू है तो पीक वैल्यू का वैल्यू हमारे पास ऑलरेडी है।
इसके अलावा भी कुछ कॉन्सेप्ट है जो हम अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। आई होप जो चीजें मैंने समझाई वो आपको समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच।